एनएफओ हो तो ऐसा में आज का जो हमारा एनएफओ है वो मेरा एसेट कंपनी ने लॉन्च किया है, नया फंड आया है मेरा एसेट निफ्टी 200 मोमेंटम 30+ 8 to 13 ईयर जी सेक 75:25 इंडेक्स फंड। बहुत ही अगेन भारी भरकम सा नाम। अभिषेक जी इसके सारे की फीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम विकास सर के पास चलेंगे। इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर है ये फंड, जैसे कि आपने नाम से सुना। यहाँ पर मेरे एसेट निफ्टी 200 मोमेंटम 30+ 8 to 13 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 75:25 इंडेक्स फंड। बेंचमार्क इसका निफ्टी मोमेंटम 30+ 8 to 13 ईयर्स जी सेक 75:25 TRI है। सब्सक्रिप्शन की बात करें 10 जुलाई यानी कि पिछले हफ्ते से ये खुल गया है। 22 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 28 जुलाई को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की बात करें 99 रुपीज़ की SIP और 5,000 रुपये का आप लमसम निवेश की यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसका कुछ भी नहीं है, यानी कि जब भी आप यूनिट्स को रिडीम या स्विच करेंगे तो फिर कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंड मैनेजर्स इसके दो हैं, प्रणावी कुलकर्णी एंड एकता गाला इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। और ये मेरे एसेट की ओर से मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर 2 यहाँ पर एनएफओ आए हैं और ये दूसरा है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी एक एनएफओ इनका डिस्कस किया था। सर सबसे पहले तो इस फंड को एक बार डिस्कस करके थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएगा कि ये है क्या, किस तरह का फंड है, कैसे काम करता है। देखिए मुझे वो दिव्या जी की लाइन अच्छी लगी कि बड़ा भारी भरकम नाम है। सो ये क्या है, बेसिकली हाइब्रिड कैटेगरी है। बट आप ये एज ए इन्वेस्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत सेफ कैटेगरी वाला फंड नहीं है। ये भी एक, आप मान लीजिए जैसे इक्विटी फंड रिस्की होता है वैसा ही ये भी रिस्की फंड है। हाँ, हाइब्रिड कैटेगरी में क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज का जो 25% का एक्सपोजर है वो उसमें रहेगा और 75% जो है वो इक्विटी में रहेगा। अब क्योंकि मोमेंटम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, तो बेसिकली जो टॉप की 200 कंपनीज हैं जो हमारे कैपिटल मार्केट में लिस्टेड टॉप 200 कंपनीज में जो सबसे ज्यादा मोमेंटम वाली 30 कंपनीज हैं उसमें ये निवेश करेंगे। तो रफली 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो गया और 25% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। अब इसमें रिस्क क्यों होता है? देखिए, कैपिटल मार्केट का रिस्क, जो स्टॉक मार्केट का रिस्क वो तो है ही है, वो तो सब लोग समझते हैं। डेट मार्केट का भी रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर डेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वहां पे नेगेटिव रिटर्न आना हो जाती है पोर्टफोलियो की शुरू। तो इसलिए देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फ्रॉम डिफॉल्ट पॉइंट ऑफ व्यू या सॉवरेन गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां कोई रिस्क नहीं है, पैसा कहीं डूबेगा नहीं। रिटर्न में जो होता है, रिटर्न कंप्रेशन हो सकती है कि अगर स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रही है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो ये फंड दोनों तरफ से मार खाएगा। तो इसलिए इसका रिस्क फैक्टर उतना ही है जितना किसी एक इक्विटी फंड का होता है। तो पहले ये समझ लीजिए। दूसरा, अगर ये दो सिचुएशंस बन जाती हैं कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर चल रही है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं तो डबल बोनैंजा हो जाएगा। तो इसकी रिटर्न हो सकता है आपको इक्विटी फंड, जो प्योर इक्विटी फंड है उसके बराबर की हो, उससे बेहतर भी हो सकती है। तो इस पॉइंट से, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज इक्वली इक्विटी फंड्स के बराबर के आसपास का रिस्क है इसमें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, रिस्क की बात हो गई। सर किस तरीके के, किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए इसमें ऑप्ट करना ठीक रहेगा? देखिए, वही निवेशक जो पहले तो इसमें 5 से 7 साल बेयर मिनिमम निवेश में बने रह सकें, आप वैसे इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। और ये मतलब ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से मत लीजिए कि ये फंड, इसमें क्योंकि डेट फंड है तो ये बहुत ही सेफ रहेगा। तो रिस्क फैक्टर इसमें रहेगा। जो निवेशक 5 से 7 साल का बेयर मिनिमम अगर अपना टाइम होराइजन रखते हो तो ऐसे निवेशकों के लिए ये जो है फंड अच्छा फंड है। एज ए चॉइस अगर आप मेरे को बोलेंगे तो बहुत अच्छा फंड है। इसका जो ओवरऑल फिलॉसफी है बहुत अच्छी है, बहुत एक्टिवली ये मैनेज होगा ये फंड, क्योंकि जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक्स वाला है तो फंड मैनेजर्स हमेशा ऑन टोज रहेंगे ये देखने के लिए कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है तो वो स्टॉक्स को मोमेंटम पिक किया जाए। हालांकि इसमें एक लिमिटेशन क्या होती है कि जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में है तो वो मोमेंटम उसका तब भी पकड़ में आएगा जब वो मोमेंटम उसका शुरू हो चुका है। तो वो बॉटम फिशिंग नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि चढ़ती हुई ट्रेन में चढ़ने वाली बात है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन से ये वही है कि आप इसका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, बैंड है, वो किसी इक्विटी फंड के बराबर या उससे थोड़ा कम में ही आप एक्सपेक्ट करें। ये सुपर नॉर्मल रिटर्न देने वाला फंड नहीं है। अच्छा सर, वैसे जो इस तरीके के फंड आते हैं, जैसा आज ये एनएफओ आया है, आपने अधिकतर क्या देखा है? जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे फंड्स के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर वो मच सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ सिंपलिस्टिक कैटेगरीज की तरफ ज़्यादा जाते हैं?
सिंपलिस्टिक ही जाना चाहिए। होता है कई बार बहुत, दिव्या अगर आप देखें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि एनएफओ है 10 रुपए का मिल रहा है तो 10 रुपए का ले लो, बेनिफिट होगा। पर मैं आपके शो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई फंड 10 रुपए में लॉन्च हुआ है और कोई एक फंड है जो 5 साल से या 10 साल से है और उसकी एनएवी लेट से 100 रुपए है, आप ये सोच के निवेश करते हैं कि ये सस्ता है, 10 रुपए का है तो इसके रिटर्न ज़्यादा आएगी। ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट की रिटर्न 20% आई तो आपके 10 रुपए वाले की एनएवी जो है वो 12 रुपए हो जाएगी, और अगर 100 रुपए वाले फंड में आपने निवेश किया है तो वो 120 हो जाएगी। तो इसलिए मार्केट की जो रिटर्न होगी, अगर वो सब फंड्स के लिए सेम है, मान लीजिए एक फ्लेक्सी कैप अभी लॉन्च हुआ है, एक फ्लेक्सी कैप पहले का है, तो ऐसा नहीं होगा कि एनएफओ वाला फ्लेक्सी कैप वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा क्योंकि वो 10 रुपए का है। वो फंड की अपनी जो खुद का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगा, पोर्टफोलियो किस तरीके से है, फंड मैनेजर कैसा चलाएंगे, रिटर्न जो है वो डिफाइन करेगा। तो एनएफओ है इसके लिए मैं निवेश कर दूं, वो आप क्राइटेरिया आपके जो है इन्वेस्टिंग का नहीं होना चाहिए। सर वैसे जिनको इक्विटी और डेट दोनों में यहाँ पर एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए क्या ये फंड सही है या फिर उनको दूसरी कैटेगरी, दूसरी हाइब्रिड कैटेगरीज में जाना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए? बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर आज की परिस्थिति देखें, जिस तरीके से अभी थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड्स हार्डन हो गई थी, आज की परिस्थिति में ये बहुत अच्छा फंड है। क्योंकि आपके पास चांस है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा चली नहीं है और बॉन्ड मार्केट्स में भी इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से मतलब जो यील्ड्स है वो ऊपर आई हैं। तो इधर से अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आती है, जब क्रूड जो है वो नीचे आता है आने वाले समय की, अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि ईरान यूएस वाला जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, तो क्रूड नीचे आया तो विच मीन्स कि इंडिया को इन्फ्लेशन का उतना डर नहीं रहेगा। आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है और कैपिटल मार्केट चलती हैं, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों जो इसका कंपोनेंट्स हैं, डेट का और इक्विटी का, दोनों तरफ से आपको रिटर्न आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इस फंड में पैसा लगाने के लिए। ठीक है सर, चलिए ये राय जो है एनएफओ पर पूरी सर की निकल कर आती हुई। जाते जाते पोल पर एक टिप्पणी ले लेते हैं सर। आज का हमारा ऑडियंस के लिए पोल था कि ईरान युद्ध फिर भड़कने के बाद गोल्ड ईटीएफ में क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए थे, खरीदे, बेचे, इंतजार करें या फिर पता नहीं। 55% वोटिंग जो है सर खरीदे की तरफ आई है, इंतजार करने वाले जो लोग हैं 22% हैं, बेचे वाले 16% हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? एक तो ऑडियंस का ये पोल जो आया है, खरीदे पर बहुत ज्यादा रुझान है, खरीदे तो किस तरीके से खरीदें? एसआईपी के थ्रू जाएं, लमसम भी इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या करें? और बाकी आपका क्या व्यू है? देखिए, ईरान और यूएस का युद्ध फिर से भड़क रहा है, उसके लिए मत खरीदें। आप इसलिए खरीदें कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर की एक्सपोजर चाहिए, तो उसके लिए मैं भी वो खरीदे वाले जो सेगमेंट है उसके साथ ही हूँ। दूसरा, अब आप ये सोचेंगे कि मुझे लमसम लेना है या मुझे एसआईपी लेना है, तो एसआईपी तो सबके लिए है कि आप मान लीजिए आप एसआईपी कर लेते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। लमसम में अगर आप 10-15% चाहते हैं तो आप लमसम निवेश कर लीजिए, ऐसे निवेशकों के लिए जिन्होंने गोल्ड में निवेश किया ही नहीं अभी तक। तो आपके पास आपके पोर्टफोलियो का कोई ऐसे हो सकते हैं, आपके जब व्यूअर्स है किसी का हो सकता है पोर्टफोलियो अभी 2 लाख रुपए का होगा और उनके पास में गोल्ड सिल्वर है ही नहीं, तो उनको एटलीस्ट 20,000 25,000 तक का गोल्ड का निवेश करना चाहिए। वो आप थोड़ा मान लीजिए 5,000 का आप लमसम ले लीजिए और 2-2 हज़ार की आप सिप लगा लीजिए, जो भी आप अपना आपने जो आपके कैश फ्लोज के हिसाब से। कोई ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख का होगा और गोल्ड सिल्वर लिया ही नहीं है और उनको ये लगता है कि मुझे 10% तक तो लेना है, तो अब उनको भी तो लाख रुपया गोल्ड निवेश करना पड़ेगा। तो हो सकता है 20,000 रुपये का आप गोल्ड अभी ले लीजिए, बाकी का आप एसआईपी रूट से लीजिए, एसटीपी रूट से लीजिए। कोई ऐसे भी निवेशक होंगे जिनका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है बट गोल्ड सिल्वर है नहीं, तो उनको तो 10 लाख रुपया ऐड करना चाहिए। तो ये मैं जो एग्जाम्पल्स अलग अलग साइज का पोर्टफोलियो मैंने दिया है वो इसलिए दिया है कि इसी तरह के ही आपके निवेशक होंगे जिनका अलग अलग पोर्टफोलियो का साइज होगा। तो उनको ये समझाने के लिए कि आप ईरान यूएस या रशिया यूक्रेन या ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप सोचेंगे अभी लूँ अभी नहीं लूँ अभी वेट करूँ, तो आप वेट ही करते रह जाएंगे। और अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन गए कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक 5,000 की सिप लगानी है, मैं गोल्ड सिल्वर में लगाऊंगा और वो चलती जाएगी। हाँ, मैं 5 या 7 या 10 साल के बाद देखूंगा कितना पैसा मैंने लगाया, कितना मेरे को रिटर्न आ गया। ऐसे निवेशकों का पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सर जाते जाते एक सवाल मार्केट के ऊपर थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं
पिछले हफ्ते से दोबारा जो 24,000 की जो रैली हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर पहुँच पा रहे जिस लेवल पे, दोबारा उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, कभी 23,800 के आसपास, आज हालांकि 24,000 के आसपास मेंटेन करने के लिए ये सही रहा। लेकिन सर आगे भी चल के इसमें अगर वोलेटिलिटी बनी रहती है तो क्या फिर जो गोल्ड है जिसका आउटलुक हम लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा रहेगा, क्या उसको थोड़ा सा पोर्टफोलियो हेज के तौर पे हम लोग उसमें अपना निवेश जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लें अभी कुछ टेम्परेरी या फिर 1-2 साल के नज़रिए से अगर देखें तो इसको? तो 3 तरह के निवेशक हैं। अगर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो पोर्टफोलियो को हेज के पॉइंट ऑफ व्यू में मे बी 10% इज आइडियल सिनेरियो फॉर गोल्ड। अगर थोड़े मॉडरेट है तो मे बी अराउंड 15% ऑफ गोल्ड। बहुत कंजर्वेटिव है तो 20%, एग्रेसिव है तो 10%। तो उस हिसाब से आप एलोकेशन जो है अपना तय कर लीजिए। बट अगर आप पूरे 1 साल का या 2 साल का डेटा देखें अभिषेक, जिस तरीके से एफआईआईज ने पैसा बाहर निकाला, एफआईआईज की एक होल्डिंग है जो ऑल टाइम लो के आसपास जो 2008 में रिलेटिव टर्म्स में थी, वो अब लगभग वहीं पे ही है। अगर एफआईआईज थोड़ा बहुत निकलेंगे भी यहाँ से, लेकिन जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा 1-2 साल में आया जिसकी वजह से हमारी कैपिटल मार्केट को कुशन मिला, हम उस तरीके से नहीं गिरे, उस जोर से नहीं गिरे। तो ये आने वाला जो 1 साल है, अगर ये कैपिटल फ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बने रहे तो मुझे लगता है कि अगर वेट करने वाले निवेशक अपनी अपसाइड लूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन या स्वीट स्पॉट पे हैं आज की तारीख में, जहां पे अगर हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लोज जो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो गया, इंश्योरेंस के थ्रू हो गया, ईपीएफओ के थ्रू हो गया या रिटेल निवेशकों के थ्रू हो गया, ये फ्लोज अगर मेंटेन रहे और एफआईआई ज्यादा नहीं निकले तो यहाँ से प्लस की तरफ बाजार दिख ही रहा है। और किसी वजह से अगर एफआईआईज वापस टर्न हो गए तो ये रैली कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा और लोग बाहर ही इंतजार करते रह जाएंगे। ठीक है सर, चलिए तो ये सलाह जो है आज के पूरे शो में निकल कर आती हुई, गोल्ड में किस तरीके से बेट आप लगा सकते हैं, इक्विटी मार्केट में इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में, और आपको किस तरीके से उसे अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करके चलना है। चलिए, थैंक यू सो मच विकास सर, आज के शो में आप जुड़े और तमाम पहलुओं पर आपने अपनी राय रखी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।